सुजानपुर गांव में रहने वाली गरिमा की शादी को 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था गरिमा का नसीब। पैदा होने के साथ ही वो अपने माता पिता के लिए एक बोझ के सिवाय कुछ नहीं थी। स्कूल जाने की इच्छा उसके मन में ही दब कर रह गई। घर के कामकाज और खेतीबाड़ी सीख गई तो पिता ने उसकी शादी का फरमान सुना दिया। शादी के बाद घर गृहस्थी के कामकाज में वो उलझ कर रह गई। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक माँ बनने के सुख से वंचित थी। फिर एक रोज उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया और एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। अब उसके पास एक ही सहारा था और वो थी माँ दुर्गा। गरिमा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो नित्य प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करती थी। गरिमा बेहद गरीब थी। वो अपने खेत के साथ बनी झोपड़ी में ही रहा करती थी और अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजा ताजा सब्जी। बहन जी, मुझे 1 किलो पालक और घिया बांध दो। उसकी जो भी थोड़ी सी कमाई होती उससे गरिमा शाम को आकर दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे प्रसाद चढ़ाती। फिर थोड़ा प्रसाद अपने आंगन में लगे बरगद के पेड़ के पास भी रख देती। बरगद भैया, ये लो, तुम भी प्रसाद खाओ, और प्यास लगी हो तो पानी भी देती हूँ अभी। गरिमा जब भी अपने घर आती तो अपनी सूनी झोपड़ी को देखकर उसका मन बहुत उदास होता। इसलिए वो अपने आंगन में लगे बरगद के पेड़ से बात करती रहती। दरअसल गरिमा की झोपड़ी गांव के बाकी घरों से थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए उसकी दुनिया दुर्गा माँ, बरगद के पेड़ और अपने खेत तक ही सीमित थी। एक रोज जब वो अपने खेत में लगे पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी नजर एक छोटे से गोभी के पत्ते पर गई। अरे, ये पत्ता गोभी का नन्हा पौधा मेरे खेत में कहाँ से आया? मैंने तो इसके बीज खेत में डाले ही नहीं। खैर कोई नहीं, अब ये मेरे खेत में आ ही गया है तो मैं इसे निकालूंगी नहीं। गरिमा जब भी उस पत्ता गोभी के पौधे को देखती तो सालों से उसके अंदर दबी माँ की ममता बाहर आ जाती। उसे उस नन्हे से पौधे पर बड़ा ही प्यार आता। वो छोटा सा पौधा मानो उसे अपने बच्चे जैसा लगता। वो उस पौधे को फुलकारी नाम से पुकारती है। अब वो बरगद के साथ साथ फुलकारी को भी प्रसाद देती। साथ ही अपने लिए जो भी खाने को बनाती उसमें से थोड़ा सा पहले फुलकारी को भी देती। फुलकारी मेरी बच्ची, आज तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? देखो तो प्यास के मारे कैसे चेहरा मुरझा गया है मेरी बच्ची का। रुक, मैं अभी तुझे पानी पिलाती हूँ। और ये ले, आज खीर बनाई है, दुर्गा माँ को चढ़ाने के बाद तेरे लिए भी लाई हूँ। अगले दिन गरिमा देखती है वो खीर वहाँ से गायब है और उसकी थोड़ी सी जूठन उस पौधे पर लगी होती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद, ओहो, कितनी चटाके की धूप है आज तो। मेरी बच्ची को तेज धूप लगती होगी ना। इतना कहकर गरिमा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उस पौधे पर उड़ा देती है। गरिमा अब अपने मन की हर बात फुलकारी से करती। वो घंटों उसके पास बैठी रहती और ढेरों बात करती। उधर से गुजरने वाले लोग जब भी उसे ऐसे पौधों से बातें करते देखते तो उसका खूब मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। देखो तो इस गरिमा को, अरे कैसे पागलों की तरह हर समय इस पत्ता गोभी के पौधे पर ही चिपकी रहती है भैया। अरे सुना है वो तो इसे अपनी बेटी मानती है, जिसका नाम इसने फुलकारी रखा है। अच्छा, फिर तो इसकी फुलकारी को ठीक करना ही पड़ेगा इससे। अगले दिन वो आदमी उस पौधे पर एक दवाई छिड़क देता है, जिससे वो पौधा काफी मुरझा जाता है। गरिमा हरिया को ऐसा करते देख लेती है और वो चिल्लाते हुए वहां आती है। ए हरिया, ये तूने मेरी फुलकारी को क्या किया रे? हरिया वहां से भाग जाती। गरिमा रोते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। गरिमा, अकेले रह रहकर तू सचमुच बावली हो गई है। भला एक पौधा कैसे तेरा बच्चा हो सकता है? मेरा समय बर्बाद मत कर और जा यहाँ से। नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। वो पत्ता गोभी नहीं बल्कि उसके रूप में दुर्गा माँ का आशीर्वाद है मुझ पर, जिसे उन्होंने मेरी बच्ची बनाकर भेजा है। ऐसा है तो फिर मैं तुझे शुक्रवार तक का वक्त देता हूँ। तू अपनी उस बच्ची को बोल कि वो सबके सामने आए और बात भी करे, तभी हम मानेंगे कि वो तेरी बच्ची है। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाई तो हम उस पौधे को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही दिमागी तौर पर बीमार होने के कारण तुझे मेंटल हॉस्पिटल भी भेज देंगे, समझी? गरिमा रोते हुए घर आती है और उस पौधे के सामने सारी बात बताती है। फुलकारी, अब तुझे अपनी माँ की बेटी बनकर आना ही होगा और सबके सामने अपनी माँ से बात करनी ही होगी। अब गरिमा उस दिन से लगातार माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने भूखी प्यासी हाथ जोड़े बैठी रहती है। फिर शुक्रवार का दिन भी आ जाता है और मुखिया हरिया समेत गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। गरिमा, बोल अपनी बच्ची को कि हम सबके सामने आए और बात करे भाई। फुलकारी, मेरी बच्ची, अपनी माँ की बात मान और आ जा इन सबके सामने और सच साबित कर दे अपनी माँ को।
तभी उस पौधे में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और पत्ता गोभी बच्ची सबके सामने आती है। माँ, तुम परेशान मत हो, दुर्गा माँ ने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। अब तुम्हारी ये बेटी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। पत्ता गोभी शक्ल की उस बच्ची को देख गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और गरिमा उसको सीने से लगा लेती है। तभी एक आकाशवाणी होती है। गरिमा, तुम मेरी परम भक्त हो। तुम्हारी ममता में बहुत ताकत है गरिमा, जो तुमने एक पौधे में भी जान डाल दी। फुलकारी मेरा ही आशीर्वाद है जिसे मैंने गरिमा को दिया है, और अगर किसी ने भी मेरी भक्त और मेरे आशीर्वाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो माँ। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब हम गरिमा को अपनी बहन और फुलकारी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हाँ। उस दिन के बाद सभी गांव वाले गरिमा और फुलकारी को खूब प्यार और इज्जत करते। अब फुलकारी खुशी खुशी अपनी माँ गरिमा के साथ रहने लगी। अरे बेटा जागेश, ये क्या कर रहे हो? बाबा, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ। युद्ध? पर किसके साथ? हमारे राज्य के दुश्मनों के साथ। अच्छा, और बिना तीर तलवारों और बिना सैनिकों के साथ युद्ध हो रहा है? नहीं पिताजी, ये आलू मेरी सेना है और प्याज दुश्मन की सेना है। पर तुम्हारी सेना तो काफी कम है। हाँ पिताजी, लेकिन आप देखो ना, मेरा एक एक सैनिक 2 के बराबर है। मेरा वीर बेटा, चलो अब मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। ये कहानी है जागेश की। जागेश 5 साल का छोटा बच्चा था। उसका परिवार राजा संग्राम सिंह के राज्य में रहता था। जागेश के पिता सब्जियों की खेती करते थे। पहले वो सब्जी उगाते और फिर राज्य में घूम घूम कर उन्हीं सब्जियों को बेचा करते थे। इसीलिए जागेश के घर में कभी सब्जी की कमी नहीं होती थी। आलू प्याज तो हमेशा भरे ही रहते थे और यही आलू प्याज जागेश के दोस्त थे। फिर उसी शाम। जागेश, कहाँ हो बेटा? बाबा प्रणाम। प्रणाम। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लो, अब से ये होंगे तुम्हारे सैनिक। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जागेश ने उन सैनिकों को लिया और खेलने चला गया। काफी देर तक वो उन गुड्डों के साथ खेलता रहा, पर उसे कुछ खास मजा नहीं आया और फिर उसने वापस अपने आलू और प्याज के साथ ही खेलना शुरू कर दिया। ये देखकर जागेश के पिता भी समझ गए कि जागेश को सब्जियों से कितना लगाव है। ऐसे ही कई साल बीत गए। पर एक दिन जब जागेश के अलावा घर पर कोई नहीं था, जागेश ने खेल खेल में एक आलू को जोर से दीवार पर दे मारा। तभी उसे एक आवाज आई। है, ये कौन बोला? अरे यार, थोड़ा आराम से खेल भाई। है आलू, क्या ये तुम बोले? मतलब तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, अब इतनी जोर से बोलोगे तो कोई बहरा भी सुन लेगा ना। पर तुम बोल कैसे रहे हो? अपने मुंह से बोल रहा हूँ, और कैसे? अरे यार, लेकिन तुम तो आलू हो ना। आलू हो चाहे लौकी, हम सब बोल सकते हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। है, प्याज तुम भी? इस तरह एक एक करके घर में पड़ी सारी सब्जियां बोलने लगी। वहाँ शोर मच गया। कद्दू, खीरा, लौकी, हर कोई जागेश को पुकार रहा था और जागेश ये सब देखकर हैरान था। बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जागेश में गजब की शक्ति आ गई थी। वो सब्जियों से बात कर पा रहा था। तभी जागेश के मन में एक ख्याल आया और उसने फौरन एक छोटा आलू अपने हाथ में लेकर उससे कहा, ओए आलू, तुम अभी एक हो, पर क्या तुम 2 बन सकते हो? अगले ही पल जैसे ही जागेश ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक जैसे दिखने वाले 2 आलू थे। क्या बात है, मेरा भाई आ गया, जुड़वा भाई। फिर जागेश ने एक प्याज से कहा, क्या तुम मेरी जितनी बड़ी हो सकती हो? बस इतनी सी बात, ये लो। इतना कहते ही प्याज का आकार बढ़ने लगा और वो जागेश से भी बड़ी हो गई। फिर उसने भिंडियों की तरफ देखकर कहा, भिंडियों, तुम वहाँ पड़ी पड़ी क्या देख रही हो? चलो एक काम करो, जरा मुझे दौड़कर दिखाओ।
जागेश का इतना कहना था कि सारी भिंडियां झोपड़ी में इधर उधर भागने लगी। अब तो जागेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हालांकि इस जादू के बारे में उसने किसी को नहीं बताया और इसी तरह कई साल बीत गए। जागेश अब बड़ा हो गया था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था और उनकी जगह अब जागेश पूरे राज्य में घूम घूम कर सब्जियां बेचता था। एक शाम जब जागेश थका हुआ अपनी चारपाई पर लेटा था, तभी एक आलू आकर उसके पेट पर बैठ गया। क्या यार, सुस्त कहीं का, चलना खेलते हैं। नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। अब तू भी सो जा, सुबह जल्दी चलना है। साप्ताहिक बाजार है तो देर नहीं होनी चाहिए। अगले दिन जल्दी उठकर जागेश बाजार में पहुंच गया। उस दिन लोग भर भर कर सब्जियां ले रहे थे। जागेश की भी अच्छी कमाई हुई, लेकिन तभी उसने दो सैनिकों को आपस में बात करते हुए सुना। अरे जितना सब्जी अनाज लेना है ले लो, युद्ध शुरू होने वाला है। पता नहीं बाद में क्या मिले और क्या ना मिले। हाँ भाई, सही कह रहे हो। उन सैनिकों की बात सुनकर जागेश समझ गया कि उसका राज्य खतरे में है, और हुआ भी वही। दुश्मन राज्य ने अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा संग्राम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंग्रेज अपने साथ बंदूकें और तोपें लेकर आए थे, जबकि संग्राम सिंह के सैनिकों के पास सिर्फ भाले और तलवारें थी। देखते ही देखते दुश्मन सेना संग्राम सिंह की सेना पर भारी पड़ने लगी। ये देखकर जागेश राजा से मिलने पहुंचा। महाराज की जय हो। हाँ बताओ, तुम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, आप अपनी सेना पीछे कर लीजिए, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वैसे भी हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं। राजा संग्राम सिंह जागेश को ध्यान से देख रहे थे। असल में वो उसे पागल समझ रहे थे। तभी जागेश ने अपनी जेब से 2 आलू निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। देखते ही देखते वो दोनों आलू जाबाज सिपाहियों में बदल गए और राजा की सुरक्षा में तैनात हो गए। इसके बाद जागेश अपनी सेना के साथ रणभूमि में गया, जहां हर तरफ गोलियां चल रही थी। तभी जागेश ने अपनी सब्जियों को देखकर जोश से कहा, खीरों, तुम बंदूक बन जाओ, और मिर्चियों, तुम्हें गोलियां बनकर दुश्मन पर बरसना है। लौकी, जल्दी से तोप बन जाओ, और कद्दू, तुम तोप का गोला बनकर दुश्मन को तबाह कर दो। प्याज, तुम हथगोले बनकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ो। अगले ही पल रणभूमि में हाहाकार मच गया। खीरे बंदूकें बन चुके थे और उनमें से धुआंधार मिर्चियां निकल रही थी, जो सामने वाले सैनिकों को छलनी कर रही थी। हरी लौकी तोप बनकर कद्दू बरसा रही थी और दुश्मनों के बचे खुचे सैनिक आलू और प्याज की सेना ने निपटा दिए। जब धुआं हटा तो जागेश शान से रणभूमि से लौट रहा था और उसके पीछे उसके खास सैनिक भी चले आ रहे थे। राजा संग्राम सिंह ने फौरन आगे बढ़कर जागेश को गले से लगा लिया और पूरा राज्य अब जागेश की जय जयकार से गूंज रहा था।